छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जिस पर सबकी नजर है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कर्नाटक चुनाव के ठीक बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीन बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी के जाने के बाद वहां पर स्थितियां बदल गई और वहां बीजेपी की सरकार आ गई। अब छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो कि दिल्ली में हलचल मचाए हुए है। बीजेपी के तमाम विधायक दिल्ली में मौजूद हैं और वो केंद्रीय नेतृत्व से मिलने अपनी बातों का जिक्र कर रहे हैं। साथ ही इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को उठाया जाए, रणनीति बनाई जाए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस भी दिल्ली में तमाम नेता मौजूद हैं और वहां हलचल है। कांग्रेस में हलचल इस बात को लेकर है कि संगठन के मुखिया बदलने वाले और उसमें जो सबसे मुफीद चेहरा है, जो सबसे बेहतर चेहरा है, वो बस्तर के सांसद का है दीपक बैज, जिनकी जनता में अपनी एक पकड़ है, पहुंच है। बिना किसी विवाद, बिना किसी गुट के वो चुपके से दिल्ली में अपना काम कर रहे हैं और अपने इलाके में जाकर काम करते हैं। और पार्टी को एक आदिवासी चेहरा भी चाहिए, लेकिन वो विवादास्पद ना हो, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। तो ऐसे में सत्ता और संगठन का टकराव ना हो। इसी टकराव से बचने के लिए चेहरा संगठन का दीपक बैज। इस वक्त दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। दीपक जी, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चेहरा बड़ा सौम्य है और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में कोई विवादास्पद बयान या विवादास्पद गुट और गुटबाजी, संगठन और सत्ता से कोई टकराव आपका नहीं है। आप अपने विधानसभा, अपने लोकसभा में भी सुचारू रूप से शांत होकर काम करते हैं और दिल्ली में भी आते हैं तो संसद की तमाम योजनाओं और उन बातों का जिक्र आप करते हैं। लेकिन ऐसे में छत्तीसगढ़ के संगठन में हलचल हो गई है। हलचल इस बात को लेकर हुई है कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए संगठन का और एक तरह से गुटबाजी को खत्म किया जाए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम लोग मूलतः आदिवासी हैं जी, और हम लोग सीधे हैं, सरल हैं, स्पष्टवादी हैं। हम लोग ज़्यादा कोई तामझाम नहीं जानते, हम लोग सीधे चलने वाले लोग हैं। ये है। दूसरी चीज़ यह है कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में अभी आने वाले समय में 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 साल बाद हम लोग सरकार में आए। उसके बाद हमारी सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, बेहतर काम कर रही है, बहुत अच्छा काम करे, चाहे किसानों की हो, युवाओं की हो, हमारे माता बहनों का हो, या फिर सभी वर्गों को लेकर चल रही है। तो हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ रही बात संगठन का, क्योंकि ये तो पार्टी लेवल का मामला है जी, हाईकमान का मामला है जी, और उसके बाद सत्ता और संगठन दोनों तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो। हमारे यहाँ भी बहुत ज़रूरी है। गुटबाजी कहीं पे नहीं है कांग्रेस में। लगातार हमारे मुख्यमंत्री से लेकर सभी नेता ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो गुटबाजी कहीं नहीं है। लेकिन चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए पार्टी में या अन्य जगहों में परिवर्तन कहीं न कहीं ये शाश्वत नियम है। तो अगर पार्टी अगर चाहेगा परिवर्तन करना है तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, आलाकमान तय करेगा, पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे क्या करना चाहिए। एक स्थिति ऐसी है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, 6 महीने बचे हुए हैं। बीजेपी आक्रामक मुद्रा में धीरे धीरे आ रही है। अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रदर्शन भी किया था, आपको याद होगा। ऐसी स्थिति में अगर टीएस सिंहदेव ये कहने लगते हैं कि मेरी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, मोहन मरकाम जो कि संगठन के प्रमुख हैं और संगठन और सत्ता में टकराव देखा जाता है, उनके चाहे बयान हो, उनकी नियुक्तियां हो, जो कहीं ना कहीं सत्ता के साथ टकराव में देखी जाती हैं, ये स्थिति बेहतर है कि मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और जो कि नंबर 2 माने जाते हैं, जिन्हें भविष्य में या पहले भी मुख्यमंत्री के तौर पर विकल्प के तौर पर देखा जाता था, टीएस सिंहदेव, वो भी, तो ये तीन जो धड़े हैं, क्या ये उचित है, ये होना चाहिए? नहीं, टीएस बाबा सौम्य और सरल हैं जी, कभी कभार भावनात्मक रूप से बोलते रहते हैं जी, तो उनके विचार है, उनके भाव है, तो उस पर ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ, रही बात
यह है कि सत्ता और संगठन का मैंने कहा कि दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर एक घर में अगर बर्तन थोड़े बहुत आवाज़ आ गई तो उसे गुटबाजी नहीं कहना चाहिए, घर की बात है। घर में अगर कोई किसी काम पे अगर चर्चा करना है तो सहमत और असहमत दोनों चीज़ हो सकता है। जब तक कोई चीज़ अगर चर्चा नहीं करेंगे तो सहमति कैसा बनेगी। तो बहुत सारे मुद्दों पे ऐसा स्थिति आया भी होगा कि विचाराधीन हो, विचार कर रहे हैं, असहमत होकर भी सहमत करना, सहमत होना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं समझता हूँ इसको गुटबाजी नहीं कहना चाहिए। और वास्तव में चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए हम लोग को अभी संगठन का सबसे ज़्यादा भार आएगा, सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो संगठन को चुस्त और दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। सीएम साहब तो यह है कि हर विधानसभा में जाके एक एक दिन सो रहे, एक एक दिन रुक रहे हैं वहाँ पे, वहाँ रात को वहाँ सो रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं तो देखता हूँ आज छत्तीसगढ़ बनने के बाद से 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने भी राज किया। उनके मुख्यमंत्री हम 15 साल देखे और हमारे मुख्यमंत्री हम लोग अभी 4.5 साल हुआ देख रहे हैं। मैंने हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जितना क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मैं तो इससे पहले किसी मुख्यमंत्री को काम करते हुए नहीं देखा कि क्षेत्र में जाके लोगों के साथ मैं फेस टू फेस बात करें। मैं उनके एक कार्यक्रम में भेंट मुलाकात जो उनका कार्यक्रम है, वो एक कार्यक्रम में मुझे लेकर भी गए थे। मैंने देखा कि जनता के साथ वो किस तरीके से योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, जुड़ाव की बात कर रहे हैं, बाहरी बनाम भीतरी की बात कर रहे हैं, चाहे वो गोबर हो, चाहे वो गौमूत्र हो, चाहे वो गोबर से पेंट बनाने का जिक्र हो, चाहे वो किसानों की कर्ज माफ़ी हो या फिर आत्मानंद स्कूल हो। उससे जनता को कितना फ़ायदा मिला, वो नब्ज़ को टटोलने की कोशिश करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज की स्थिति में बीजेपी के तमाम लोगों से जो जिक्र की गई है, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, सबको ये कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस ज़्यादा बेहतर स्थिति में है अगर देखा जाए तो। लेकिन चुनाव क्या कहता है वो बात की बात है, और निश्चित तौर पर भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव होगा ये भी माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी जो कुछ मुद्दे बना रही है, बीजेपी को होती है कि साहब कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र लेकर आई थी, जन घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें की गई थी और हकीकत में सरकार ने उन बातों को पूरा नहीं किया, इसका वो जिक्र करती है। बीजेपी के तमाम नेता इस बात का जिक्र करते हैं कि साहब छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बहुत है, तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार बहुत है, कमीशन को लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, किसी भी चुनाव कोई भी पार्टी जाती है जन घोषणा पत्र लेके वादे करती है जनता भी, जो हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों ने ये करेंगे। वास्तव में सही, हम लोग 36 बिंदुओं पे हमारी घोषणा पत्र थी। तत्कालीन अध्यक्ष माननीय सीएम साहब थे और हम लोगों ने उस घोषणा पत्र में अगर सरकार आने के बाद अगर कोई घोषणा पत्र 70 से 80% अगर पूरा हो जाता है, मैं समझता हूँ कि घोषणा पत्र का जो काम है, मैं समझता हूँ कि सरकार आने के बाद 5 साल में पूरा करना सबसे बड़ा कठिन काम है, लेकिन हमारी सरकार ने उसको पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पूरा किया। चुनाव खत्म हुआ, सरकार बनी, मुख्यमंत्री की शपथ ली, 2 घंटे के अंदर 2 बड़े बड़े फैसले, कर्जा माफ़ी और 2500 धान खरीदी। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिए, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, तमाम। क्या हम लोगों ने तेंदुपत्ता का रेट का बढ़ाए? क्या स्वामी आत्मानंद का घोषणा किए थे? नहीं किए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आत्मानंद खोल दिए। क्या फ्री चावल देंगे? ये हम लोगों ने नहीं कहा था, लेकिन हमारी सरकार ने फ्री चावल भी दे रही है। मतलब इस तरह बहुत सारे ऐसे जो चीज़ है, हम लोग घोषणा पत्र के अलावा हमारे सरकार ने काम किया है और ये ज़मीनी हकीकत दिख रहा है। युवाओं पे हो, माता बहनों पे हो, बेरोजगारों पे हो। अब छत्तीसगढ़, देश में छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी वाला प्रदेश बन गया है। आज एक रुपए का उधारी नहीं है छत्तीसगढ़, आज कर्जा नहीं है हमारी सरकार। बाकी प्रदेशों को देखोगे सरकार कर्जा में डूबा हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में कहना चाहिए, 1 रुपये कर्जा नहीं हमारी सरकार के ऊपर, किसी जनता के ऊपर 1 रुपये कर्जा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात। 15 साल की सरकार ने बहुत बड़ा कर्जा लाद कर चले गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस कर्जा को उतारने का काम किया। भूपेश जी गुगली बहुत अच्छी फेंकते और वो लगातार बीजेपी के ऊपर गुगलियां फेंक रहे हैं और बीजेपी खेल नहीं पा रही है। कभी नो बॉल हो जाता है, कभी स्टंप आउट हो जाता है, कभी विकेट उड़ जाते हैं। उनमें से एक गुगली आरक्षण की है। आप क्या मानते हैं, आरक्षण की गुगली जो फेंकी गई है, उस हिसाब से आदिवासियों को कितना आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, सबसे पहली बात कहूँ तो वो
किसान के बेटा है, हम्म, मूल छत्तीसगढ़िया हैं, हम्म, उनको छत्तीसगढ़ की जनता की नब्ज को टटोलना उनका अच्छे से आता है, हम्म, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हर खेल में माहिर है, फुटबॉल भी अच्छे से खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, पिटूल भी खेलते हैं, बाटी भी खेलते हैं, हाँ, और भौरा तो बहुत अच्छा से खेलते हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक नेता भी भौरा चलाता हो। हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भौरा चलाते हैं और कोड़े भी मारते हैं अपने आप को। अच्छा। मतलब इस हर मामले में खेल में तो पारंगत है, ये सत्य है। और भारतीय जनता पार्टी वैसे और भी राजनीति के खेल में? राजनीतिक खेल में तो मैं समझता ये हूँ टीएस बाबा से पूछना पड़ेगा। राजनीतिक खेल में तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा। पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में क्लीन बोर्ड है, हाँ। मैदान में कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कहा जाए तो वेंटिलेटर पे है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भारतीय जनता पार्टी को वेंटिलेटर में पहुंचा दिया है। बस ये है कि सांस उनकी चल रही है, ऑक्सीजन दिल्ली से मिल रहा है, सांस उनकी चल रही है, ये स्थिति है। आपने कहा ऑक्सीजन दिल्ली से मिल रहा है, ऑक्सीजन दिल्ली से कैसे मिल रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियां बहुत एक्टिव हैं, ईडी बहुत एक्टिव है, इनकम टैक्स बहुत एक्टिव है, तमाम अधिकारी और नेताओं के यहाँ हमने देखा भी। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एजाज ढेबर, कई खनिज निगम विकास के अध्यक्ष और इसके पहले भी कई छत्तीसगढ़ के अधिकारी, वो अभी भी ईडी की गिरफ्त में है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि बीजेपी कहती है कि अगर साहब कानून नहीं होता तो गिरफ्त में कैसे हैं? अगर कुछ किया नहीं होता तो ये मामले का कार्रवाई क्यों? कुछ किया है तभी तो गिरफ्त में। देखिए, ये सेंट्रल एजेंसी को केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग है। उनको पता है छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं बन रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार दूसरा साल नंबर 1 के मुख्यमंत्री हैं। उनको बदनाम करने लिए, उनकी टीम को बदनाम करने के लिए छापेमारी कर रहे हैं, लगातार मिल कुछ नहीं रहा है, तो लगातार छापेमारी करके ये मैसेज दें कि सरकार कोई डराने और धमकाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे डरने वाले नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है, इसलिए कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं। भ्रष्टाचार की बात, अगर लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है तो कोर्ट जाना चाहिए उनको। नान घोटाला से बड़ा कोई भ्रष्टाचार हुआ है कि उनके राज्य में? कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है, ईमानदारी से काम हो रही है, जनता का पैसा जनता को वापस दे रहे हैं, सीधे सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। उसी का नतीजा है आज किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, आदिवासियों, गरीब व्यक्तियों, मध्यम परिवार, सबके जेब में पैसा है। एक समय देश में मंदी पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ में कभी मंदी नहीं पड़ा। अगर कहीं रीजन है तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक कुशल नेतृत्व है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है और उन योजनाओं को लागू किया है जो आज ज़मीनी हकीकत बनकर आज देश में एक बड़ा मॉडल का काम कर रहा है। और कम से कम केंद्र सरकार को भी मानना पड़ रहा है, वास्तव में छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे योजनाएं चल रही है, कहीं ना कहीं देश का मॉडल बने। आपके नेता राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई है। राहुल गांधी माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं क्योंकि विदेश की धरती पर उन्होंने तमाम स्टेटमेंट दिए, ऐसा जिक्र बीजेपी करती है, वो गलत है, नहीं देना चाहिए। उसे लेकर क्या कहते हैं? देखिए, विदेश की धरती पे आप बयान देखेंगे तो कहीं पे भी राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हमारी देश का मामला है, अंदरूनी मामला है, हम देश के अंदर हम उसको समस्या का समाधान करेंगे। क्या इससे पहले नरेंद्र मोदी जी नहीं बोले? नोटबंदी पे मजाक उड़ाए, पिछले सरकार के कानूनों पे मजाक उड़ाए। ऐसे देखेंगे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 से 10 बार हमारे देश का मजाक उड़ाए। भारत में पैदा होना पाप है, इस तरह का शब्दों का उपयोग किया है। हम लोगों ने तो कभी नहीं कहे। तो ये अपना नहीं देख रहे हैं, लेकिन दूसरों पे आरोप मढ़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जननेता है और राहुल गांधी से प्रधानमंत्री और पूरी सरकार डरती है। उसी का नतीजा आज देखिए, जिस देश में हमारे देश में प्रधानमंत्री हवाई जहाज से घूम रहे हैं, हर हमारे नेता राहुल गांधी पैदल घूम रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आप जिस देश में हवाई जहाज से घूम रहे हैं 8,000 करोड़ का, हमारे नेता पैदल घूम रहे हैं। ये जमीन आसमान का अंतर है। तो क्या आपकी पसंद, आपका जो चेहरा है वो राहुल गांधी को पसंद आ गया? सवाल ही नहीं। आपका नाम, आपका काम क्या राहुल गांधी को पसंद आ गया? संगठन को पसंद आ गया, इसलिए छत्तीसगढ़ के संगठन के नेता के तौर पर आपका चयन? देखिए, अध्यक्ष किसको बनाएंगे, कौन बनेगा, ये तो पार्टी तय करेगा। लेकिन राहुल गांधी तो हमारा नेता है, हमारा चेहरा है, जनता का नेता है, जन जन के नेता है। उस परिवार ने त्याग, तपस्या, बलिदान दिया है
और अभी भी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपकी किस किस से मुलाकात होगी और क्या बात हुई? अभी तक तो कल माननीय सीएम साहब से औपचारिक मुलाकात हुई, बहुत लंबे अरसों से मुलाकात नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। कमाल कर रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ के सांसद हाँ, हैं, सच्चाई। छत्तीसगढ़ हाँ, के मुख्यमंत्री से लंबे समय तक मुलाकात नहीं हुई? हाँ, मतलब मुलाकात महीने में एक बार होती है, लेकिन लगातार हो पाना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे दिल्ली आए सूरत से, तो लगा मुलाकात करना चाहिए। मुलाकात हुई, सौजन्य बात हुई, बहुत सारे बस्तर पे मुद्दों पे चर्चा हुई। और उसके बाद फिर आज हमारे प्रभारी माननीय कुमारी सैलजा जी से मुलाकात हुई। बस्तर और बहुत सारे मुद्दों की चर्चा हुई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हम लोग लोकसभा के पार्लियामेंट जो हमारी कमेटी है, वहाँ हम लोग आपस में बैठ के बहुत सारी चर्चा करते हैं। अभी तक तो बाकी अभी तक तो मुझे कुछ भी चीज़ कहना अभी उचित नहीं है, लेकिन फिर भी आला कमान को तय करना है पार्टी को तय करना है, सीएम साहब को तय करना है, कुमारी सैलजा जी को तय करना है। आपकी प्राथमिकता क्या होगी, सबसे पहली प्राथमिकता, अगर पार्टी ने आपको अध्यक्ष बनाया? देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता है कि संगठन की मजबूती। हमारे छत्तीसगढ़ में पार्टी मजबूत है, उसको और मजबूत करने का है। सीएम साहब के काम को जनता तक ले जाने का है, और सीएम साहब के कंधों को हमको मजबूत करना है, कांग्रेस को मजबूत करना है, और हमारी सरकार की 5 साल की योजनाओं तक जनता तक ले जाना है, ताकि हम आगामी 6 महीने के बाद हम चुनाव में जाएं, तो फिर हम छत्तीसगढ़ में दोबारा ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएं। ये हम लोग का मेन प्राथमिकता हम लोग का। हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आपके सामने चुनौती भी हैं और पार्टी जल्द घोषणा आपकी कर सकती है, और पार्टी जल्द घोषणा कर देगी तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव, जिस पर कि पूरे बीजेपी और संगठन ने कहा है कि हम इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस को हराएंगे, वो एक बड़ी चुनौती होगी आपके लिए। देखिए, चुनाव है, चाहे छोटा या बड़ा हो, और कांग्रेस पार्टी हर चुनाव को चुनौती मानकर चलती है। तो निश्चित रूप से हम लोग भी चुनौती मान के चल रहे हैं, लेकिन हम लोग इतना बेहतर काम किए तो हम जनता तक जाने में हमको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, असुविधा नहीं है। हम सीधा जनता तक जाके फेस टू फेस बात करेंगे, हमारी सरकारी योजनाओं को जो लाभ दिए हम बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 साल रहने के बाद आज जनता तक पहुँच पाने में उनके लिए आसान नहीं है। आज जनता जवाब मांगेगी, 15 साल बनाम 5 साल और बाहरी बनाम आपने छत्तीसगढ़ कुछ मुद्दे आपने नब्ज पकड़ लिए और उन नब्ज के जरिए ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव होने वाले। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं कि जल्द पार्टी आपकी घोषणा करे। तो दीपक बैज ने तमाम मुद्दों के जरिए हमसे बात की और ये बताने की कोशिश की कि भविष्य में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। फिलहाल इंडिया न्यूज़ पर इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।